नमस्ते एंड जय हिंद। मेरे यहाँ पे ना गाड़ी सर्विसिंग के लिए मतलब मेरे पास में एक पुरानी कार है। अब जनरली होता है ना कि हम लोग पुरानी जो कार होती है वो कार को हम लोग शोरूम तक ले जाना नहीं चाहते सर्विसिंग के लिए। तो जो मेरे पास में पुरानी गाड़ी है उसको सर्विसिंग करने के लिए एक बंदा आता है, वो घर पे अपनी गाड़ी लेके जाता है मेरी और सर्विस करके वापस ला के देता है। ये हमारे यहाँ पे कई सालों से चल रहा है क्योंकि बहुत मतलब मेरी लाइफ की फर्स्ट गाड़ी थी वो, तो उसको हमने रखा है संभाल के। और वो बंदे का नाम है रमज़ान। कल मुझे रमज़ान भाई का फ़ोन आया। बहुत अच्छे घरेलू रिलेशन हमारे उनसे हो गए थे, मतलब बहुत अच्छे से बातचीत होती थी। मैं बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी की चाबी उनको दे देता था। सब चीज़ें बहुत अच्छी हो रही थी। कल अचानक उनका मेरे को फ़ोन आया और रमज़ान भाई बोलते हैं कि शांतनु सर, मैं आपकी गाड़ी अब से सर्विस नहीं करा पाऊँगा। मैं सोचने लग गया कि क्या प्रॉब्लम हो गया, मतलब क्यों, मतलब अचानक से क्या हो गया, क्योंकि पेमेंट सब सही से हो रहा था, सब चीज़ें अच्छे से हो रही थी, सब सही चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि शांतनु सर, जो कल उदयपुर में हुआ उसके बाद मेरा सर शर्म से झुक गया है। मैं आपके सामने किस तरीके से आऊँ मुझे पता नहीं। तब मैंने उनको एक ही चीज़ बोली कि ये जो लोग हैं जिन्होंने भी ये कन्हैया लाल के साथ में जो भी गलत काम किया है, उन लोगों का कोई धर्म नहीं है। हाँ, उनका एक धर्म है, वो है आतंकवाद। आप उनकी सजा खुद को मत दो। मतलब इतने गिल्ट में थे वो। आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। कन्हैया लाल जी की जो हत्या, निर्मम तरीके से जो हत्या कर दी गई, इसके पीछे कौन है, किसके तार कहाँ से जुड़े हैं, कैसा हुआ है, क्यों हुआ है, इसके बारे में बात करूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। उदयपुर में रहने वाले एक छोटी सी टेलर की दुकान चलाने वाले कन्हैया लाल साहू, दो छोटे बच्चे थे इनके, एक बीवी थी, हंसता खेलता खुशहाल परिवार था इनका। अचानक कोई दो वैशी दरिंदे आते हैं और कन्हैया लाल साहू का गला रेत कर उनकी हत्या कर देते हैं दिन दहाड़े, ISI स्टाइल में। अंदर तक के रूह सहम जाती है, दिल मचलित हो जाता है ना कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। एक पल वो जो आदमी था जिंदा था और अचानक से कुछ दो एंटी नेशनल एलिमेंट्स, दो आतंकवादी, मैं आतंकवादी ही कहूँगा क्योंकि ये जो कृत्य इन्होंने किया है, ये कृत्य कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इन लोगों ने कन्हैया लाल को दिन दहाड़े गला रेत कर मार दिया। थोड़ा सा 10 दिन पहले लेके चलता हूँ आपको। कन्हैया लाल की मौत हुई उसके 10 दिन पहले कन्हैया लाल ने पुलिस कंप्लेंट की थी कि भाई मेरे फ़ोन से एक पोस्ट हो गया है नुपुर शर्मा की। नुपुर शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया था उनके सहमति में मैंने एक पोस्ट गलती से मेरे छोटे बेटे से हो गया। मैंने वो पोस्ट डिलीट कर दिया, माफ़ी भी मांग ली, सब चीज़ें हो गई, पर मुझे अभी डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। पुलिस वाले ने भी सोचा कि आपको आ रहे हैं, सभी को आ रहे हैं, जान दो, आप ध्यान मत दो। पर कन्हैया लाल ने कहा कि मुझे आप पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए वरना मेरी जान को खतरा है। इतना कहने के बाद भी पुलिस वालों ने किया क्या, दोनों पार्टीज को बुलाया, जो डेथ थ्रेट्स दे रही थी वो और कन्हैया लाल को, दोनों का आपस में सुलह करवाया। पर जिन्होंने डेथ थ्रेट दी थी वो कोई और मंसूबे पाल के बैठे थे। 10 दिन तक कन्हैया लाल ने डर के मारे अपना दुकान नहीं खोला था क्योंकि उनको डेथ थ्रेट थे। उनको अपनी जान की परवाह नहीं थी, उनको ये परवाह थी कि मेरे बाद मेरे घर वालों का पालन पोषण कौन करेगा। सबको होती है, सबको अपने घर वालों की चिंता होती है, पर ये जो दो लोग थे ना, इनको इनके घर वालों की चिंता थी जिन्होंने कन्हैया लाल को सरेआम मार दिया, ना ही इनको इनके परिवार वालों की चिंता थी। ये खुद तो जो चीजें करने थे वो करके चले गए, पर अब भुगतना उनके परिवार को पड़ेगा।
हम लोग कितने दिनों से ना गंगा जमुनी तहजीब ये सब चीज़ें बोलते रहते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताइए कि सेक्युलरिज्म का जो बोझ है सिर्फ सनातनी हिंदुओं ने ढोने का मन बना रखा है कि हमारे ऊपर में ही पूरी टिकी हुई है कि भाई जो बोझ है ये सिर्फ हिंदुओं पर डाल दो, बाकी इधर साइड मुसलमान रहो, इधर साइड बाकी कोई रहो। क्यों? मैंने आपको जो शुरुआत में कहानी बताई थी रमज़ान भाई की, उन्होंने जब मुझे बोला ना, तब मुझे लगा, मैं आज इस पे वीडियो नहीं बनाने वाला था। मैं जनरली सोच रहा था कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे बनाऊं, उस पर भी बाद में बनाऊंगा वीडियो, बट अभी मैंने फिर बाद में सोचा कि नहीं, इस पे मुझे बोलना ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर नहीं बोले तो फिर कल और कोई कन्हैया लाल पैदा हो जाएगा, कल और कोई कन्हैया लाल के साथ में बर्बरता हो जाएगी, कल कोई और हिंदू मारा जाएगा। और अगर तब हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो ये देश को जलने से कोई नहीं बचा सकता। हम लोग हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ के जाना चाह रहे हैं? एक ऐसा भारत छोड़ के जाना चाह रहे हैं जो भारत में दंगे हो, हिंदू मुसलमान के ऊपर में राइट्स हो, या फिर एक ऐसा भारत छोड़ के जाएंगे कि जहाँ पे मैं और रमज़ान भाई एक अच्छे दोस्त की तरह, एक अच्छे कंपेनियन या भाई की तरह रहते हैं। रमज़ान भाई की एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके ये चीज़ बोली कि सर मैं आपकी गाड़ी ले जा नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरा शर्म से सर झुक चुका है। जो चीज़ उदयपुर में हुई, मैं नहीं चाहता सर कि आप मुझे उस नज़र से देखें। तभी मैंने उनको वही चीज़ बोली थी कि रमज़ान भाई ये चीज़ आपसे कभी होगी नहीं, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। और दो लोगों ने जो गलत काम किया है उसकी वजह से हम लोग पूरी कौम को नहीं ब्लेम कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। पर इतना भी सही है कि कहीं ना कहीं एक पल अभी हमें भी पीछे हटकर सोचना पड़ेगा कि क्या सही में ये जो चीज़ें हो रही है इसके पीछे पाकिस्तान और आईएसआई का हाथ है, या फिर ये लोग मोदी विरोध में इतना आगे बढ़ गए हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि देश का विरोध और मोदी का विरोध एक नहीं हो सकता। आपको देश का विरोध करना है या मोदी का विरोध करना है, या आप डिसाइड, क्योंकि मोदी कभी देश से बड़े नहीं हो सकते और ना ही मोदी ये मानते हैं कि मैं देश से बड़ा हूँ। पर ये जो दो आतंकवादियों ने कन्हैया लाल को मारा है, मेरे दिल से दुआ है। देखो यार, हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, बट कई बार ऐसा लगता है ना कि यार क्यों, मतलब उन लोगों ने दिन दहाड़े किसी की गला काटकर उनको मार दिया और हम लोग डेमोक्रेसी का झंडा बुलंद करके खड़े हैं कि नहीं भाई हम लोग डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक वे में इनको पनिशमेंट दी जाएगी। मैं बोलता हूँ कि कोर्ट ने एक प्रेसिडेंट सेट करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे फांसी दी जाए। कोई जेल के अंदर नहीं, कोई बंद कमरों में नहीं, कहीं पे भी नहीं, बीच चौराहे पे फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन दोनों को फांसी दी जाए, ताकि ये एक प्रेसिडेंट बने, एक मिसाल बने कि आगे अगर कोई ऐसा करने का कृत्य करता है तो उसका असर यही होगा। और अगर कन्हैया लाल आज गया है तो ये मत सोचिए कि आपके ऊपर में कल कोई आपदा नहीं आ सकती। बिल्कुल सतर्क रहिए। पर हाँ, मैं मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहूँगा, ये जो उदयपुर में हुआ है, इस घटना से आप सब लोग आहत हैं, मैं समझ सकता हूँ, पर आप ये सब चीज़ें खुद पे मत लीजिए। ये जो दो लोग थे उनका कोई धर्म नहीं था। ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो लोग सैफरन टेरर, हिंदू टेरर, इस्लामिक आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये लोग जितनी बड़बड़ करना चाहे इनको करने दो। आप इस बात को दिल पे मत लो, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत अलग है। ग्राउंड रियलिटी पे मैं जानता हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एंटी मुस्लिम हूँ या मेरे को मुसलमानों से बहुत ज़्यादा हेट है। पर जो रमज़ान भाई ने आज मुझसे कहा ना, वो मेरे दिल को बात छू गई। और मैंने उनको यही कहा कि मेरी गाड़ी या तो सर्विस होगी तो आपके पास ही होगी, और नहीं होगी तो पड़ी रहेगी, पर मैं सर्विस नहीं करा रहा। क्योंकि जब से मेरी गाड़ी का फ्री सर्विस लैप्स हुआ है तब से आप ही वो करते आ रहे हो और आप ही करोगे। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। जो उदयपुर में हुआ उन दोनों से मेरा कोई वास्ता नहीं। कन्हैया लाल से मेरा वास्ता है, क्योंकि वो एक हिंदू था, उसने कोई गलती नहीं की थी। उसके छोटे बच्चे से जो गलती हो गई थी वो गलती थी, पर उसकी सज़ा मैं आपको नहीं दे सकता, ना ही मैं आपकी कौम को वो सज़ा दे सकता हूँ।
मैं आज इसीलिए मौन नहीं धारण कर रहा हूँ कि जब तक इन दो दरिंदों को फांसी की सजा नहीं हो जाती तब तक कन्हैया लाल की आत्मा को शांति नहीं मिलने वाली, ये मैं बोल रहा हूँ, और नहीं मिलेगी। आशा करता हूँ जिसको भी मैं जो समझाना चाह रहा था, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, दोनों को बहुत अच्छे से समझा होगा। देश का सौहार्द बनाए रखिए, देश को बिल्कुल भी दंगों की आग में मत झुलसाइए। देश हमारा है, हम सबको इसको आपस में मिलजुल कर इसको बहुत आगे बढ़ाना है। अभी देश आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान नहीं चाहता कि ये हमारे साथ हो, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।